देखो बेटा, बॉडी को क्या चाहिए था? एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट हमको मिल चुके हैं डाइजेशन से। किससे मिल चुके हैं? ओके, इससे मिल चुके हैं। एनर्जी के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये भी आ चुका है डाइजेशन से। अरे हाँ के ना? आप समझो, कितने सारे चीजें हैं। क्या क्या? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, है ना, ग्लिसरॉल। इन सभी के लिए, इतने सारों के लिए पूरा सिस्टम बना दिया डाइजेशन सिस्टम। आप ऑक्सीजन को देखो, उस अकेले के लिए पूरा एक सिस्टम बना दिया बॉडी में। आप समझो, आप ग्लूकोज से तब तक एनर्जी आपकी बॉडी नहीं निकाल सकती जब तक आपकी बॉडी के पास में ऑक्सीजन नहीं। ना, व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन तरीका है बॉडी का ग्लूकोज में से एनर्जी निकालने का। क्यों? इस पूरे अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वेदर इट इज बैक्टीरिया, अमीबा, कोई भी हो, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ये हम सब में समानता है। हमको भी एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है, ठीक है, प्लांट को भी एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है, बाकी जो बैक्टीरिया है, ईस्ट है, उन सभी को कहां से मिलती है एनर्जी? ग्लूकोज। ओके, तो ग्लूकोज क्यों चाहिए? उसमें से एनर्जी को निकालने के लिए, राइट है? ओके, सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड। बस वही रेस्पिरेशन। कैसे खाने में से एनर्जी को बाहर निकाले, वो रेस्पिरेशन। तो जब ग्लूकोज में से, खाने में से एनर्जी हमको मिल जाएगी, हम बोलेंगे रेस्पिरेशन हो गया। सो रेस्पिरेशन डजंट मीन ब्रीथिंग, नहीं, रेस्पिरेशन का पार्ट है ब्रीथिंग। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो समझना, इट इन्वॉल्व्स थ्री थिंग्स। पहला, इनहेलेशन, ऑक्सीजन का अंदर जाना। फिर ऑक्सीजन वहां से कहा गया ब्लड में, ब्लड कहाँ लेके गया? सेल के पास में। सेल ने उस ऑक्सीजन और ग्लूकोज से क्या निकाला? एनर्जी। एनर्जी निकाला, उस प्रोसेस में क्या बना? CO2। ओके, यहां पे एनर्जी निकली। ओके, फिर एनर्जी बाहर निकली। ओके ना, हाँ, एनर्जी निकली, फिर उसमें CO2 बना। एनर्जी तुमने यूज कर लिया, जो CO2 है वापस से कहाँ आया? लंग्स में। कौन लेके आया? ब्लड। एक्सलेशन। तो तीन पार्ट आते हैं, इनहेलेशन, एनर्जी का रिलीज होना, और तीसरा एक्सलेशन। तीनों मिला के रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये तीनों पार्ट है उसके। क्लियर है? अब देखो, दुनिया में अलग अलग टाइप के जीव होते हैं। हमने क्या देखा था कि हर किसी को फूड चाहिए, पर सबके फूड को बॉडी के अंदर लेने का तरीका अलग होता है, राइट है? अरे भाई हाँ के ना? था जो अमीबा उसका कितना अलग है, पैरामीशियम का अलग है, हमारा अलग है। मशरूम, वो सेप्रोटोपिक न्यूट्रिशन को कितना अलग है, वो बॉडी के बाहर ही करता है, कॉम्प्लेक्स पर। वो खाने को डाइजेस्ट ही बाहर करता है, फिर अंदर लेता है। हमारा पहले इंजेक्शन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर एसिमिलेशन होता है, और फिर इजेशन होता है। क्या होता है सेप्रोट्रॉप्स में? मुंह के बाहर ही डाइजेशन, फिर इंजेशन, और तब जाके एब्जॉर्प्शन, और फिर एसिमिलेशन। आप समझे? तो एवरी ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन इट्स बॉडी स्ट्रक्चर यूज अ डिफरेंट स्ट्रेटजी टू गेट फूड। वैसे ही सबको किससे चाहिए एनर्जी? ग्लूकोज से। ठीक है, अलग अलग जीव अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाते हैं टू टेक आउट एनर्जी फ्रॉम द फूड टू ग्लूकोज। तो दो स्ट्रेटजी काम करती है। पहला, या तो ग्लूकोज में से एनर्जी निकालो ऑक्सीजन की हेल्प से, या ऑक्सीजन के बिना। सो इफ an organism is getting energy from the food, from the glucose in the presence of oxygen, this type of respiration known as aerobic respiration। बात समझ में आई? तो जो रेस्पिरेशन है, इसका सोल पर्पस क्या है?
इसमें से एनर्जी निकालना। अब इसमें से एनर्जी निकालने के लिए दो तरीके हैं, either in the presence of oxygen, either in the absence of oxygen. So if the energy is derived from the food in the presence of oxygen, that type of respiration is known as aerobic respiration, जो कि हम करते हैं। हमारी बॉडी की जो सेल्स है वो बिना ऑक्सीजन के इसमें से एनर्जी निकाल नहीं सकते हैं। दैट्स व्हाई इनहेल, ऑक्सीजन गया, ग्लूकोज पहले से पड़ा है, डाइजेशन की वजह से दोनों मिले, एनर्जी निकला, चलो कूद का मार के आते हैं। बात समझ में आई? अब आप समझो ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, इसको समझते हैं। 3 मिनट तक गला घोट दूं आपको मर जाओगे, क्यों? बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता। आपको मैं 3 महीने खाना दूं, मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे, बेहोश हो जाओगे, थक जाओ, कमजोर पड़ जाओगे, मरोगे नहीं, पतले हो जाओगे। 3 मिनट का, सिर्फ 3 मिनट का खेल है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट पानी के बिना भी आप 2 दिन निकाल दो आराम से, 2-3 दिन निकाल दो, विदाउट ऑक्सीजन ओनली 3 मिनट, ज्यादा घट 4 मिनट, जिसने ज्यादा कपाल भाती प्राणायाम किया हो तो। यस और नो, कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमारे लिए, समझे? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? ओके, कुछ जीव ऐसे होते हैं, दे गेट द एनर्जी फ्रॉम द फूड इन द एब्सेंस ऑफ, उनको दे डोंट नीड एनर्जी, दे डोंट नीड ऑक्सीजन। वो ग्लूकोज आया, तोड़ा, एनर्जी निकाल दी बिना ऑक्सीजन। सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, so that type of respiration is known as anaerobic respiration। बात समझ में आ गई? anaerobic, कोई दिक्कत नहीं है तो बुक में दिया होगा, ओके, आपके नोट्स में भी होगा, से सुन लो। To respiration, aerobic respiration, it is the breakdown of food in the presence of oxygen, and anaerobic respiration, it is the breakdown of food in the absence of oxygen। अब थोड़ा डीप में पढ़ते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, फिर जाएंगे अपन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे और वो सब पढ़ेंगे, सॉरी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, एंड देन उसके बाद में फिर अपने आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ब्लड वो थोड़ा लंबा होगा तो कोई बात। चलो अब मैं डीप में डिस्कस, देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एनर्जी किससे निकलती है? ग्लूकोज से, ठीक है? कोई भी जीव हो, कोई भी जीव हो, ठीक है, उसके स्टार्टिंग वाला स्टेप सेम रहता है। वो क्या रहता है तो मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है? ओके, इसको समझते हैं, ठीक है? हमारे बॉडी में ग्लूकोज का कैसे ब्रेकडाउन होता है उसको समझते हैं। कोई भी जीव हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ओके, देखो सबसे पहले क्या होता है? ग्लूकोज। क्या फॉर्मूला है? C6H12O6। इसमें कितने कार्बन है? 6। इसे बोलते हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल। सही बात है ना भैया? 6 कार्बन है अंदर, ओके। ये ग्लूकोज कहां पहुंचता है? सेल के अंदर में। सेल में कहां पहुंचेगा? साइटोप्लाज्म, कौन सा क्या? पानी, यहाँ के ना। अब सुनो, कोई भी जीव हो, वेदर दे आर परफॉर्मिंग एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक, पहला स्टेप सेम। जैसे ही ग्लूकोज पहुंचेगा किसमें? साइटोप्लाज्म में, भले वो कोई भी जीव हो, वेदर इट इज यूनिसेलुलर और वी मल्टी सेलुलर, और प्लांट और कोई भी डोंकी, काउ, बफेलो, सभी का साइटोप्लाज्म, ये जो स्टेप है ये होता है साइटोप्लाज्म। सभी का साइटोप्लाज्म, ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन? 6, उसके 3 टुकड़े कर देगा। 3 एक कार्बन में, 3 एक में, 3 दूसरे में।
तो कितने टुकड़े करेगा उसके? 2, राइट है। इट विल ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। उसके अंदर केवल 3 कार्बन ही होते हैं। ये स्टेप सब में कॉमन है। पहले क्या होता है? फर्स्ट ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट। पायरुवेट इट हैपेंस इन साइटोप्लाज्म। हो गया? अरे बोलो भाई, हो गया? इतना सब में होता है। अब इस पायरुवेट से जो एनर्जी निकालनी है, तो या तो निकलेगी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के एब्सेंस में। यहां से हो जाता है अलग अलग। अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो वी ब्रेक डाउन दिस पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो क्या होता, और ये जो घटना होती है, ये बेटा कहाँ कहाँ बनता है? याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया, मालूम है ना, एटीपी, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो क्या होता है, जैसे ही पहुंचा ग्लूकोज सेल में, क्या बना साइटोप्लाज्म ने? पायरुवेट। फिर हमने ऑक्सीजन लिया, हमारा ऑक्सीजन पहुंचा सेल में, फिर ये पायरुवेट कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। वहां पे पायरुवेट और ऑक्सीजन में रिएक्शन होगी और 3 चीज बनेगी, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये वी एक्सेल, ये सेल के अंदर ही रहता है, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा है तो वो फेंक देगा ब्लड में, ठीक है। फिर ब्लड फिर यूरिन के थ्रू बाहर, और एनर्जी वो हम यूज करते हैं। कोई तकलीफ? समझ गए? अरे भाई बोलो, समझ गए ना? अच्छा, अब आते हैं एप्स। ओके, ये तो क्या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब पढ़ते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस। अब ये सुहाने की काम की जाएगी। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब क्या होता है, ईस्ट जो भी जीव करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, क्या करते हैं? वो पायरुवेट से एनर्जी निकालेंगे बिना ऑक्सीजन के। समझे? ओके, पर एग्जांपल कौन है? ईस्ट, वाई ई एस, बहुत बहुत बार सुना होगा ये वर्ड। ईस्ट पाउडर भी आता है ना। वो क्या करता है? वो बिना ऑक्सीजन के पायरुवेट से क्या बनाता है? एनर्जी। पर जब वो ऐसा करता है ना, तब वो ये चीज नहीं बनाएगा, तब वो कुछ और प्रोड्यूस करेगा वेस्ट के फॉर्म में। वो वेस्ट क्या होता है? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ये एक इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, डोंट वरी। इट कंटेन 2 कार्बन। यही पैक है। तो दारू ऐसे बनता है ना। चावल जो होते हैं, जिसमें जिसमें भी ग्लूकोज है, लाइक चावल, गन्ने का जूस, उसके अंदर डाल देते ईस्ट और पैक कर लेते हैं उसको। ऑक्सीजन की एंट्री होनी ही नहीं चाहिए। ईस्ट क्या करता है? घूमता रहता है अंदर, ग्लूकोज खाता है, इथेनॉल बनाता है। सारा ग्लूकोज खा लिया, सब क्या बन गया? इथेनॉल। सेपरेट करो उसको, मारो पैक। रंग में जंग, रंग में क्या, बंग में रंग जमाओ, जो भी करना तुमको। बेटा घर पे पड़ा ईस्ट पाउडर। इसलिए पता चला कि मिलता क्यों नहीं है उसके घर में, पता था भाई। हाँ, मैंने कहा ना तुमको, पूरी लेबोरेटरी है घर के अंदर फर्मेंटेशन की। यही होता है घर में। तो काम काम करना है, एक सील डब्बा लेना, सील पैक, ओके। उसमें टेक सम कोई शुगर ले लेना, शुगर, ओके। अच्छे से बारीक बारीक पीस के उसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना देना, एंड ऐड सम ईस्ट इन, और एकदम सील पैक कर देना उसको, एंड कीप इट फॉर 1 मंथ। बाद में सूंघना उसको, मजा आ जाएगा। बदबू नहीं, मतलब वो एल्कोहल खुशबू है। यहाँ तो कोई तकलीफ? अरे हाँ के ना। सो देर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये हम में होता है, प्लांट में भी। प्लांट भी दे
दे ऑल्सो डू एरोबिक रेस्पिरेशन, वो भी ऑक्सीजन की हेल्प से ही निकालते हैं एनर्जी। वो न्यूट्रिशन था, वो अलग है। दे आर ऑटोट्रॉप हिटोट्रॉप, वो अलग, वो डाइजेशन की बात है। ये रेस्पिरेशन की बात है, मतलब एनर्जी निकालना किससे, ग्लूकोज से। या तो ऑक्सीजन की हेल्प से या ऑक्सीजन की हेल्प के बिना। कोई तकलीफ है तो बोलो, कोई तकलीफ किसी को, कोई डाउट नहीं। अब समझ, हमारी बॉडी, कभी किसी को क्रैम्प पड़े हुए खेलते समय, क्रैम्प्स, किसको पड़े हुए क्रैम्प? क्रैम्प क्या होता है? क्रैम्प दर्द करता है यहाँ से पाम, वो पेन को महसूस किया है? एक बार मुझे मुझे ना मुझे यहाँ पे क्रैम्प पड़ा था। पैर के पीछे के पास। नहीं जरूरी नहीं, यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ हो सकता है, क्रैम्प कहीं भी, क्रैम्प कैन हैपन एनीवेयर, ओके। अब सुनो, मुझे बात बताओ, देखो, अ, एक एथलीट है जो डेली 20 किलोमीटर भागता है, ओके। वो जल्दी थकेगा कि हम? ऑब्वियसली, राइट है, क्यों? जबकि वो भी तो ऑक्सीजन ले रहा है, हम भी तो ऑक्सीजन ले रहे हैं। समझो, वो बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा है, तो अब उसके जो लंग्स है, उसकी जो कैपेसिटी है, वो इतनी है कि वो जब इनहेल करता है तो बहुत सारी ऑक्सीजन एक साथ में ले लेता है, क्योंकि उसकी उसकी वो ट्रेनिंग हो गई है लंग्स की। पर अब हम तो डेली एक्सरसाइज करते नहीं है, तो हमारे लंग्स देखो, क्योंकि हम डेली एक्सरसाइज करते नहीं है, अगर आप ज्यादा वर्कआउट नहीं करोगे फिजिकल, तो आपकी बॉडी को एनर्जी कम चाहिएगी। फिर अगर एनर्जी कम चाहिएगी तो ऑक्सीजन भी कम चाहिएगा, राइट है। तो कम ऑक्सीजन चाहिएगा तो धीरे धीरे आपकी बॉडी कर देती है एडजस्ट, हाँ इतना ऑक्सीजन चाहिए, तो लंग्स की कैपेसिटी उतनी हो जाती है। अब आप अचानक से आता है स्पोर्ट्स डे, और उस दिन तो डेली यासी का मतलब इतना डगला भी ना भरे, उसमें तो अल्लाह सीधा दम, एक दिन में एक पूरी कसर निकाल दी। नाउ जस्ट थिंक, एक आपकी नॉर्मल जो डिमांड था एनर्जी का वो इतना था, एकदम से इतना हो गया। अब इतना डिमांड फिल करने के लिए ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिएगी, पर आपने उसको ट्रेनिंग नहीं किया। अब क्योंकि आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, सो देयर इज एड्रेनलिन रश इन योर बॉडी, एक हार्मोन होता है एड्रेनलिन, यू डोंट फील दैट दैट लैक ऑफ ऑक्सीजन। अभी तो सब चीयर कर रहे हैं, सुहानी सुहानी सुहानी, होता है ये ऐसे भागती है। हाँ, ऐसे ही भागती है। मस्त भागती है वो अलग ही। ऊपर से हाँ, सबकी स्टाइल होती है यार, इट्स नॉट बैड, ओके। ऐसे कैसे पूरा ऊपर होता है। ऐसा नहीं बेटा, तू जिस दिन रेसिंग पार्ट है सोचे कि लोग कैसे सोच रहे, तू फर्स्ट आना है बस, ये ध्यान रखने का, ठीक है। सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है। वो कैसे भागते हैं कि उसको देख के हंसी आ जाए, कोई हाँ तो सुनो अभी, तो सुनो अभी, ध्यान सुनना। तो अब अचानक से बॉडी की रिक्वायरमेंट की ऑक्सीजन की, क्या आपके लंग्स वो काम कर पाएंगे? नहीं। तो फिर एनर्जी कहाँ से आएगी? सो व्हेन देयर इज अ सडन डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, ओके, एट दैट, सिर्फ उन्हीं कंडीशन में हमारे मसल सेल, कौन? सिर्फ मसल सेल, वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी निकालते हैं पायरुवेट से, सिर्फ उस कंडीशन में। बेटा क्या होता है स्पोर्ट्स डे खत्म होने के अगले दिन? बस वो ही है, वो लैक्टिक एसिड है। वो क्या है? लैक्टिक एसिड है। हमारी बॉडी देखो, देखो, ग्लूकोज तो आपके अंदर भर भर के पड़ा है, आपने खाना खा लिया ना भाई, अरे हाँ के ना, सेल के पास में ग्लूकोज है, सिर्फ कमी ऑक्सीजन की है। अब एनर्जी का सोर्स तो पड़ा है, बस ऑक्सीजन नहीं है ना। इट्स लाइक दैट कि भाई, अब मान लो कि क्या बोलेंगे कि भाई गेहूं तो घर पे पड़े हैं, पर चक्की नहीं था कि पीस के रोटी बनाए, तो क्या करे अभी? तो ठीक लाओ ना, या हाथ से कूट देते हैं, फिर थोड़ा जो भी पियो उसका टेम्पररी रोटला बना के खा लो, ऐसे मरेंगे तो नहीं। इट्स लाइक दैट, आप समझे नहीं समझे? तो हमारी बॉडी ऐसे ही करती है, वो क्या करती है, जब बॉडी में लैक, नॉट एब्सेंस, उसको बोलेंगे लैक, कमी पड़ गई है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन नहीं है मतलब, ठीक है। तो लैक, जब बॉडी में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, उस केस में, ये ह्यूमन बींग में होता है, ओके, सब में नहीं होता, ह्यूमन बींग की बात कर रहा हूँ। ये हमारे होता है मसल सेल के अंदर में, जो हमारे मसल्स है,
ओके, उस when there is a lack of oxygen inside our body, at that time our muscle cell convert pyruvate directly into lactic acid plus energy. एनर्जी मिल गई, अपने काम निकल गए, इसको दे पक गए। इसकी वजह से मसल सेल के अंदर हमारे टिश्यूज के बीच में भर भर के बन जाता है लैक्टिक एसिड, और जो दर्द करता है वो इसकी वजह से करता है। ये बात समझ में आई कि नहीं, तक बताओ। अरे हाँ के ना, अरे बोलो, अरे बोलो महाराज, बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? हाँ बोलो। हाँ, पायरुवेट इज कार्बन। नहीं, नॉट ओनली कार्बन, कार्बन के साथ कुछ और भी होता है, हाइड्रोजन समथिंग मिक्स, एक पूरा जैसे ग्लूकोज नॉट ओनली कार्बन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जैसे भी इसमें भी कुछ हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, पर थोड़ा सा अलग रूप है उसका, समझ गए? जैसे कि एक है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक है CO2 नहीं आता उसमें, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, समझ गए? पर अपने उसका जो फॉर्मूला है वो अपने कोर्स में नहीं है, अपने को पढ़ने का नहीं, ठीक है? अब जो ये लैक्टिक एसिड है, इसमें भी 3 कार्बन है, डोंट वरी, उसका फॉर्मूला में पढ़ना नहीं, ध्यान रखना, इट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, एग्जाम में कभी एमसीक्यू में ध्यान रखना, मैं नोट्स में ऑलरेडी दे रखा है लैक्टिक। अब मालूम पड़ा आपको नोट्स कितने ध्यान से पढ़ने हैं? लैक्टिक एसिड 3 कार्बन वाला कैसा दिखता है वो फाइंड करना, हमको मामल कोर्स के पार्ट क्यों पढ़े फालतू। अब एक बात समझो, तो सर फिर हम भी काम क्यों नहीं करते इस जैसे, कितना मजा आया नहीं सर, एंड का नशा हमारे सेल में ही रहे। हमारी बॉडी का एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एक पायरुवेट 38 एटीपी बनते हैं। एटीपी मतलब क्या? तो सर फायदा क्या एरोबिक का? फायदा है ना, व्हाट इज एनर्जी? एटीपी, अरे पढ़ा है ना, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कौन है? एटीपी, राइट? एनर्जी मतलब एटीपी मान लो, ठीक है? तो एरो जब पायरुवेट टूटता है एक, तो कितने एटीपी बनते हैं? 38, और जब एनएरोबिक करता है इस, तो केवल 2 एटीपी बनते हैं। अरे वो छोटा जीव है ना, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, पर हमारी ज्यादा है। बेटा हम ये करने जाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, मर जाएंगे। इसलिए हमारे क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है? पर जब हमारा सेल शॉर्टकट अपनाता है लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, तब भी जो एनर्जी निकलती है वो बहुत कम एटीपी होते हैं, इट इज वे लेस देन 30, इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 10 के आसपास मान लो, राइट है? और तब बॉडी में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड, और वही क्रैम्प, ड्यू टू दैट एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड वी फील क्रैम्प, वो दर्द होता है। और जब बहुत एक्सेस हो जाता है ना लैक्टिक एसिड, उस समय फिर ना जब ऐसे यू यू होता है मसल से, इट्स अनबेरेबल पे, मतलब अजीब सा लगता है यार, जो आई नो आप कैसे फील करते हैं। एक बार तो ना, एक बार तो यहाँ हो गया मेरे क्रैम्प इस एरिया में, इस इतने एरिया में, तो मैं यू करूँ ना ऐसे, और यार मतलब मन किया ना कि इतना काट के फेंक दूं, तो बहुत भयंकर पेन होता है, ठीक है? अब समझते हैं कि सर फिर, पर सर वो दर्द तो हमेशा रहता नहीं है, क्यों? देखो, अभी आप स्पोर्ट्स करके आ गए, ठीक है, बॉडी में बन गई लैक्टिक एसिड, अब आप थोड़ी को रोज आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे होगा, अब आपका नॉर्मल रूटीन आ गया, धीरे भाई ये क्यों बना था? ऑक्सीजन नहीं था इसलिए, तब धीरे धीरे क्या होगा? ऑक्सीजन पहुंचेगा इस तक, आखिर में है तो सेल के अंदर ही नहीं है, जब धीरे ऑक्सीजन पहुंचेगा तो धीरे धीरे लैक्टिक एसिड टूटेगा, फिर क्या बनाएगा? देखो यहाँ पे CO2 नहीं, CO2H2O नहीं बना, तो वापस क्या बन जाएगा? CO2H2O, और कितने एटीपी बनने चाहिए थे? 38, कितने बने? 10, कितने बाकी है? 28, 20 एटीपी वापस निकल जाते हैं, तो हिसाब बाद में पूरा हो जाता है, समझे? तो फिर धीरे धीरे जितना लैक्टिक एसिड है वो अगेन कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड H2O, और फिर वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, वापस से नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए अगर आपको क्रैम्प हो जाता है, अगर आप स्पोर्ट्स डे में, तो सबसे पहले बढ़िया क्या होता है? गरम पानी से मालिश करो उस एरिया की, वहां पे गरम सेक करो। क्यों? कि गरम सेकने से क्या होता है? उस एरिया में ब्लड की सप्लाई बढ़ती है, और ब्लड क्या लेके आता है? ऑक्सीजन, ब्लड से।
ज्यादा सप्लाई हो जाती है ब्लड की, तो आपको कम दर्द महसूस होगा, कम दिनों तक जल्दी ठीक हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? या फिर गर्म पानी में नहा लो अच्छे से, या गर्म पानी में आप, हैव यू टेकन दैट स्टीम बाथ? स्टीम बाथ लिया है? मतलब इट्स नॉट, एक रूम होता है, कुछ नहीं होता, उसमें भाप निकलती है, तो बैठ जाओ, स्टीम बाथ ले लेनी। तो क्योंकि बॉडी गर्म होगी तो हर पार्ट में सप्लाई बढ़ेगा ऑक्सीजन का, ब्लड का, और लैक्टिक एसिड को कम परेशान करेगा। समझ गए? तो ये पूरा किसका डायग्राम है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का, ये पूरा है। समझ गए? तो इस डायग्राम को अच्छे से पढ़ना, इस अकेले पे भी बनते हैं एमसीक्यू। कोई तकलीफ है तो बोलो, ठीक है? थोड़ा समझना, देखो एनर्जी कहाँ कहाँ निकलती है? जब ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुवेट, तब भी थोड़ी बहुत एनर्जी निकलती है। फिर पायरुवेट से जब बनता है इन द प्रेजेंस, तब भी निकलती है। अगर एब्सेंस है तो भी निकलती है, अगर लैक है तो भी निकलती है एनर्जी। तीन तरीके एनर्जी निकालने के, किससे? पायरुवेट से। उसमें से एरोबिक और लैक वाला ह्यूमन में होता है, हाँ ये वाला प्लांट में भी हो जाता है एरोबिक वाला, और जो एनएरोबिक है वो ईस्ट, उसका बढ़िया एग्जाम्पल। कोई तकलीफ है तो बोलो बेटा यहाँ पर। पक्का? डन? ओके। सो यहाँ पे दिया हुआ है मैंने क्वेश्चन में। अच्छा बेटा, मैं आपको एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन लिखवा देता हूँ, मतलब नोट्स में दी हुई है, बस इससे बता रहा हूँ। सो बेटा एरोबिक की रिएक्शन क्या होगी तो समझो। एरोबिक रिएक्शन क्या होगी? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, दे विल प्रोड्यूस 6O2। ओके, यहाँ पे आएगा 6O2, प्रोड्यूस 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर मॉलिक्यूल प्लस एटीपी, मतलब एनर्जी। समझ गए? ये एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन। सर वो पायरुवेट का गया, जब हम एरोबिक की लिखते हैं रिएक्शन तो पायरुवेट लिखने की जरूरत नहीं, तब ये लिखने की रिएक्शन एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन। और ये ध्यान रखना बेटा, ये 6 और ये 6 आता है इसमें, क्यों? बैलेंस करने के लिए इधर उधर। ठीक है, इधर कितने ऑक्सीजन? O6। ओके, 6 और 6 और ये 12, तो 18 हो गए। 6 2 जा 12, और ये 1 है, 6 1 जा 6, 12 और 6 18। बैलेंस, बैलेंस करने के लिए ये नंबर लगा। हमने पढ़ा है ना 9th में, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, पहले जितने एटम होते हैं एटम बाद में रहेंगे, उसको बैलेंस करने के। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो देखोगे फिर डिसबैलेंस, मामला डिसबैलेंस हो जाएगा। कोई तकलीफ है तो बोलो बेटा। अब पढ़ते हैं एनएरोबिक की रिएक्शन। उसमें बेटा ऑक्सीजन तो आएगा नहीं, ठीक है? इसको बोलते हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एयर। ठीक है, इनके नाम दिए हुए हैं, नाम ध्यान रखें। आपको लेबल वाली रिएक्शन लिखनी है, नाम लिखने लिखे, CO2 के नीचे लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आते हैं एनएरोबिक की रिएक्शन पे। बेटा वहां तो ऑक्सीजन है नहीं, वहां अकेला क्या आएगा? ग्लूकोज। उससे सीधा क्या बनेगा? इथेनॉल। क्या बनेगा? इथेनॉल। पैक C2H5OH, इथेनॉल। उसके आगे आएगा 2, और फिर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ओके, और फिर निकलेगा एनर्जी, मतलब एटीपी। ये इसमें, ये एनएरोबिक की। तो क्या लिखोगे? ग्लूकोज, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। कोई डाउट हो तो बोलो बेटा। पक्का? गारंटी? डन? ओके। ओके बेटा, अब एक शॉर्ट टॉपिक है, उसको समझ एटीपी की फुल फॉर्म देख लेते हैं, और एक दो चीजें हैं पर वो अपन नोट्स में पढ़ेंगे, पर वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। मतलब 9 बोल रहे थे, बचपन निकल गया। अच्छा, मंडे को टेस्ट है अपना, तो फिर ओके फाइन, मंडे को फिर टाइम भेजना पड़ेगा मुझे ना।
ओके देखो बेटा ध्यान सुनना, एटीपी फुल फॉर्म है इसका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये पता है कैसे बनता है? पता है कैसे बनता है? सुनना, ध्यान सुनना। ओए सुन, हमारे सेल में होता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक होता है ओनली फॉस्फेट। ओके, हमारे बॉडी में जैसे ही रेस्पिरेशन होता है क्या निकलती है? एनर्जी। वो जो एनर्जी है वो हम तुरंत यूज कर लेते हैं अपने काम करने के लिए, पर बहुत सी एनर्जी एक्स्ट्रा भी बनती होगी, राइट और रॉन्ग? राइट है। वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना वो यूज होती है एटीपी बनाने में। क्या कैसे बनता है एटीपी? सुनो, तो जैसे ही वो एनर्जी निकलती है, ठीक है, तो एडीपी, एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब दो फॉस्फेट है यहाँ इसमें, और ये है तीसरा, दो और एक मिला के बन गए तीन, तो क्या बना? ट्राइफॉस्फेट। तो एडीपी प्लस पी मिलके बनता है, एडीपी से क्या जुड़ जाता है? पी, इसको बोलते हैं एटीपी। समझ गए? ये मतलब इनके बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी, दोस्ती। क्या बन गया? एटीपी बन गया, एटीपी। ये जो एनर्जी यूज हुई है वो सारी सारी इसके अंदर मौजूद है। मैं एडीपी, वो फॉस्फेट, वहां से एनर्जी आई 10 जूल, हम दोनों पास पास में आ गए ऐसे। अब वो 10 जूल हमारे अंदर है। अब जब फ्यूचर में आपको दूसरी एनर्जी चाहिए होगी, नहीं, तब क्या होगा? तब हम दोनों का जो ये बॉन्ड है वो टूटेगा, तो कितनी एनर्जी निकलेगी वापस से? 10 बाहर निकलेगी, वो वापस एनर्जी यूज होगी। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो वही होता है। सो दिस इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ओके, जो भी एनर्जी निकलती है रेस्पिरेशन में, दैट एनर्जी इज यूज्ड टू फॉर्म द एटीपी मॉलिक्यूल। हाउ इट इज फॉर्म? एडीपी प्लस पी एनर्जी की वजह से बनता है एटीपी। बन गया। अब मैं एक बात बताऊं, एक मोल, व्हाट इज 1 मोल? वो होता है 6023, उसके आगे लगा दो 20 जीरो, कितने? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20। ओके, 30.5 की बड़ी। सुनो, इतने सारे एटीपी जब हमारी बॉडी तोड़ती है तब 30,500 जूल एनर्जी निकलती है। इसको इतने बड़े नंबर को बोलते हैं 1 मोल। क्या बोलते हैं? 1 मोल। तो जब 1 मोल एटीपी टूटते हैं तो 30,500 जूल एनर्जी निकलती है, और 30,500 को हम ऐसे लिखते, देखो 30.5 किलो जूल पर मोल। इसी को हम ऐसे ले सकते हैं। तो मैंने आपको ऐसे शॉर्ट में दिया है, हमारी बुक में दिया हुआ, तो मैं बताया, समझ गए? जब 1 मोल एटीपी टूटते हैं, 1 मोल मतलब मैं बोलूं 1 मोल याशिका, इतनी सारी याशिका, तो ऐसे करिए, तो ऐसे लाइन में खड़ी है सब, कैसी लगे नहीं? और गलती से अगर मान लो कि किसी ने अगर बैटरी मारी तो दांत चमक गया, टिंग 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 ऐसे। कैसे लगे? है क्या नहीं? तो हाँ, हैप्पी डैम ऐसे बोल हाँ भाई। ओके, अब ध्यान सुनो, 1 मोल मतलब इतने सारे एटीपी, जब वो टूटते तो 30,500 एनर्जी निकलती है। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं 30.5 किलो जूल पर मोल। अब ये नंबर को समझ में आ गया? अब आपको एग्जाम में एक्सप्लेन नहीं करना, बस आपको ये रखना, इसका मीनिंग समझ में आ गया ना? दैट्स खत्म, आगे इतना। चलो इसको बेटा पॉज सेव कर ले।